ओके। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिस इज दुर्गेश कुमार शर्मा, हिंदी एजुकेटर फ्रॉम स्टडी आई और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहां पर एक सीरीज शुरू की गई है। उस सीरीज का नाम है कला और संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर। और इसके एक सीरीज में हमने एक बहुत अच्छे से संपूर्ण सिलेबस वाली क्लास को कंप्लीट किया है। अब हम यहां से कंटिन्यू शुरू करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले वो कौन सा होगा और किस प्रकार से पढ़ने वाले। चूंकि आप ऑलरेडी हमारे थंबनेल पे देख चुके होंगे, वास्तुकला, मूर्तिकला एंड मृदभांड जो हड़प्पा काल में मिले, हड़प्पा काल में देखने को मिले, वो क्या क्या चीजें थी, किन किन चीजों के बारे में हम देखेंगे। आज की क्लास में सब कुछ डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। यहां पर चाहे आप वेरी शॉर्ट आंसर की बात करें, शॉर्ट आंसर की बात करें, लॉन्ग आंसर की बात करें, आप जो भी आपके मेंस और प्रीलिम्स में आते हैं उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली ये क्लास। चूंकि आप एमपीपीएससी का प्रीलिम्स भी हो गया है तो उसके मेंस में भी बहुत ज्यादा लेवल पर आर्ट एंड कल्चर आता है। आपके यूपीपीसीएस का भी मेंस होने वाला है, बिहार पीएससी का भी मेंस होने वाला है। लगभग ऑलमोस्ट एक साथ तीन तीन मेंस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। और इस क्लास को ज्वाइन करना है और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल हिंदी बाय दुर्गेश। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आप साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के पीएससी वाले टेलीग्राम चैनल से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ को। ठीक है, हिंदी बाय दुर्गेश से और स्टडी आईक्यू के पीएससी से, दोनों तरफ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि संपूर्ण सिलेबस की हम बात करें तो यहां पर मैंने आपको संपूर्ण सिलेबस बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से क्लियर भी किया था कि संपूर्ण सिलेबस क्या है, किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से चीजों को हमें देखना है। तो जिसमें से मैंने आपको बताया था कि पूरी कला और संस्कृति को हमने 4 भाग में बांट रखे, जिसमें से कला 2 भाग में हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे दृश्य कला, विजुअल आर्ट्स यानी एक प्रदर्शन कला पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भारत की संस्कृति क्या होता है और कुछ फिर हम अपेंडिक्स पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, वो चीजें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो है, आज की क्लास हम शुरू करने वाले हमारे इस वाले पार्ट से। कौन सा? ये हमारा दृश्य कला से, यानी कि हम विजुअल आर्ट से आज की क्लास को हम क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर दृश्य कला की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको डन कर रखा था कि दृश्य कला में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 चैप्टर हैं जो दृश्य कला में यानी कि विजुअल आर्ट्स में पढ़ेंगे। वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, उन चारों चैप्टर्स को यहां पर डिटेल में उसके नाम जान लीजिए ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर रहे। जैसे सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे भारत की वास्तुकला पढ़ेंगे, भारत की हम पढ़ेंगे मूर्ति कला, व हम पढ़ेंगे मृदभांड। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने इसको आपको डन किया था, फिर से आपको बता देता हूं कि 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये चीज ये हम पढ़ने वाले। अब इनकी डिटेल की बात करेंगे। अगर इनकी हम डिटेल की बात करें कि वास्तुकला के अंदर ये हो गया, फिर दूसरा चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले, दूसरा चैप्टर हमने यहाँ पर आपको बताया था कि दूसरा चैप्टर जो है वो पूरी तरह डिपेंड होगा शिलालेख पर। किस पर डिपेंड होगा? शिलालेख पर होगा। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्तंभ लेख भी कह देते हैं, और इसी को हम क्या कह देते हैं, अभिलेख भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अभिलेख भी कह देते हैं। ये पढ़ने वाले। फिर कुछ भारत के हम क्या पढ़ेंगे, चित्रकलाएं पढ़ेंगे। कुछ भारत के हम क्या पढ़ने वाले, भारत की चित्रकलाएं। भारत की चित्रकलाएं पढ़ेंगे। और जैसे ही हम ये सारी चीजें कवर कर लेंगे ना, हमारा जो 4th चैप्टर होगा वो होगा आपका भारतीय हस्तशिल्प होगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भारतीय हस्तशिल्प हो जाएगा। अब चूंकि आज की क्लास जो है टोटली बेस्ड है, मतलब आज की क्लास से हम शुरू करेंगे हमारा द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो पहला अध्याय है वो है हमारा वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड के बारे में बात करेंगे। वास्तुकला क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि वास्तुकला और मूर्तिकला को वो एक समझते हैं, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो वास्तुकला अलग होता है, मूर्तिकला अलग होता है, और इन दोनों से अलग होता है आपका मृदभांड। तीनों चीज को एक शॉर्ट में समझा देता हूं आपको। वास्तुकला का मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़े इमारतें आप देखते होंगे, प्राचीन काल में बड़ी बड़ी इमारतें बनी मिलेंगी, जैसे कुतुब मीनार देख लीजिए, या फिर आप ताजमहल देख लीजिए, या मीनाक्षी मंदिर देख लीजिए, कोई भी बड़ी बड़ी इमारतें देख लीजिए, कोई भी मस्जिद देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए, चर्च देख लीजिए,
जो भी बहुत ऐतिहासिक इमारतें आपको देखने को मिलेंगी आज भी, वो सभी इमारतों को वास्तुकला कहा जाता है। अच्छा, उनको सजाने के लिए बहुत सारी मूर्तियों का प्रयोग किया गया, जैसे आप यहाँ साइड में मूर्ति देख सकते हैं, ये मूर्ति आप देख सकते हैं, ये बुद्ध जी की मूर्ति देख सकते हैं। तो इन मूर्तियों का जो प्रयोग है, ये जो मूर्तियां आप देखते हैं, ये सारी मूर्ति जो है मूर्ति कला के अंतर्गत आता है कि मूर्तियां कैसे बनती थी, पहले कैसी मूर्ति बनती थी, कुछ मूर्तियों में बदलाव किया गया, पहले लोग चट्टानों पे मूर्ति बनाते थे या मिट्टी से बनाते थे। सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें देखने वाले। और मृदभांड मतलब पहले प्राचीन काल में बर्तन कैसे यूज करते थे, कौन से बर्तन यूज होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी में धूसर चित्र मिलते थे, फिर रंगीन चित्रों का वर्णन किया गया। आप देखेंगे पहले मिट्टी के बर्तन मिलते थे, मिट्टी के बर्तन में फिर कुछ कलाकृति आपको देखने को मिली। यहाँ पे सारी चीजें इमेज के रूप में मैं यहाँ पर लेकर आऊँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो सकेगा। अच्छा, इस तरीके से भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है पहली क्लास, इस पहली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि वास्तुकला क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे मूर्ति कला क्या होता है, और फिर एक एक करके सारी चीजों को हम समझते हुए यहाँ पर देखेंगे और सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वास्तुकला, फिर पढ़ेंगे मूर्तिकला, फिर सारी चीजें देखेंगे। तो हमने कहा कि वास्तुकला क्या है, व्हाट इज आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कि वास्तुकला जो है, वास्तु शब्द संस्कृत के वस धातु से बना हुआ है। जो वास्तुकला में जो वास्तु शब्द है, ये संस्कृत के किससे बना है, वस शब्द से बना हुआ है। इस वस शब्द का अर्थ क्या होता है, रहना या बसना। इस वस शब्द का अर्थ क्या होता है, रहना या बसना होता है। जहां पर लोग रहते थे, यहाँ पर लोग निवास करते थे, उसको कहते थे निवास करना होता था। अर्थात वास्तु का अर्थ होता था घर, आवास या निवास होता था। और कला मतलब जहां पर रह रहे हैं आप, जिस घर पे रहते हैं, जिस निवास पे आप रह रहे हैं, जिस सदन पे आप, जिस निकेतन में रह रहे हैं, उसकी कलाकृति कैसी होगी, तो उसे ही क्या कहा गया, वास्तुकला कहा गया। यानी कि रहने के स्थान को जिस प्रकार से आप डिजाइन करेंगे, जिस प्रकार से उसे बनाएंगे, उसे क्या कहा गया, वास्तुकला कहा गया। वहीं दूसरी ओर क्या कहा गया, जो मूर्ति कला है, वहीं दूसरी ओर क्या कहा गया कि मूर्ति कला जो है, तो मूर्ति शब्द जो संस्कृत के आपके मूर्छत, आपके मूर्छच धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, निश्चित आकार या सीमा की कोई ठोस वस्तु, अर्थात कोई रूप हो सकता है, कोई दृश्यमान आकृति हो सकती है, या कोई प्रतिमा हो सकती है। तो हमने कहा कि मूर्ति कला का मतलब, मूर्ति क्या होता है, एक ऐसी ठोस वस्तु। देखिए 3 मार्क्स में लिखने, वास्तुकला था, आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मूर्ति कला था, मूर्ति कला को 3 मार्क्स में आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। हमने कहा कि क्या लिखा, मूर्ति शब्द जो संस्कृत के आपके मूर्छत धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, निश्चित आकार होता है और सीमा की कोई ठोस वस्तु, अर्थात कोई रूप या दृश्यमान आकृति या प्रतिमा आदि को हम क्या कह देते हैं, मूर्ति कह देते हैं। और उसको जिस कला में हम ढालते हैं, उसे मूर्ति कला के नाम से जाना जाता है। और नीचे क्या लिखा है यहाँ पर कि वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर जो शब्द है, एक लैटिन भाषा के आपके किससे बना है, टेक्टन से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है निर्माता, बिल्डर होता है। आर्किटेक्चर में जो शब्द है, आर्किटेक्चर जो शब्द है यहाँ पर, वो लैटिन भाषा किसके बना है, टेक्टन से बना हुआ है। किस शब्द से, टेक्टन शब्द से बना हुआ है। अतः जब से आदिकालीन मनुष्यों ने अपने क्या किए, आपके आश्रय का निर्माण करना प्रारंभ किया, तभी से वास्तुकला विज्ञान ने क्या कर लिया, प्रादुर्भाव यहां पर हुआ है। सीधी सी बात है, जब से लोगों ने रहना शुरू किया, जब से लोगों ने निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया, तब से ही कहीं ना कहीं वास्तुकला ने क्या कर लिया है, आपका जन्म ले लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। हो सकता है कि उस समय लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो घर बना के रह रहे हैं वो एक वास्तुकला की कलाकृति, नहीं पता होता, लेकिन हो गया हम बना के रह रहे हैं। लेकिन कोई आता व्यक्ति इनको बताता है कि जो आपने किया है यह एक कला है जो वास्तु के अंतर्गत आता है। तो ये वो चीज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर क्या लिखा, मूर्ति कला, जिसको आपको स्क्रप्चर कहते हैं। शब्द जो है आपके प्रोटो इंडो यूरोपीय PIE मूल केल से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, मोड़ना। मोड़ना होता है। मूर्ति कला की लघु रचना होती है, ये या तो आपका हस्त निर्मित होती है या उपकरण से बनाई जाती है, और अभियांत्रिकी और मापन की तुलना में सौंदर्य शास्त्र से अधिक संबंध रखते। बिल्कुल, घर को सजाने के लिए पहले के जमाने पे लोग क्या करते थे, मूर्ति का इस्तेमाल करते थे। अब तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरस्ट ऑप्शन मिलते थे, अब तो बहुत सारे ऑप्शन आते थे। आप ये कुतुब मीनार देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार किसकी है, यह एक वास्तुकला का एक नमूना है, वास्तुकला का सर्वोच्च एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बहुत उत्कृष्ट एग्जाम्पल आपको हमारे सामने निकल कर आता है। बहुत सारी चीजें जिनकी डिटेल हम पढ़ने वाले, जिनको बहुत अच्छे से हम आज की क्लास में पढ़ने वाले, समझने वाले और देखने वाले। अच्छा, अब बात ये आता है कि वास्तुकला क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब आता है कि इसको और अच्छे से समझना है
तो भाई हम सबसे पहले ये समझेंगे कि वास्तुकला और मूर्तिकला में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या पाया जाता है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मूर्तिकला और वास्तुकला में अंतर बताइए। शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आता है, वेरी शॉर्ट तो नहीं लेकिन शॉर्ट में लिखने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो 4 हमारे पास डिफरेंस देखने को मिलेंगे। चारों अंतर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक करके समझते चलते हैं और देखते हुए चलते हैं। जैसे सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलता है वो मिलता है आकार और विस्तार का। इनमें आकार और विस्तार में क्या डिफरेंस है, जैसे हम सबसे पहले बात करें वास्तुकला, तो वास्तुकला में क्या कहा गया, वास्तुकला में क्या समझाया गया तो इसमें समझाया गया कि वास्तुकला जो है भवनों के डिजाइन और निर्माण को संदर्भित करती है। अगर हम आकार की बात करें तो ये किसी भवन को क्या करता है, बनाने का काम करता है। अच्छा, वहीं पे मूर्तिकला क्या करता है, वहीं पे मूर्तिकला की बात करेंगे तो मूर्तियां कला की अपेक्षाकृत लघु त्रिआयामी संरचनाएं होती, माफ करना रचनाएं होती। त्रिआयामी का मतलब क्या होता है, आपका जिसको अपन सरल शब्दों में कहा जाए तो 3D कह देते हैं, 3 डायमेंशनल कहते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो 3 डायमेंशनल आप देखते हैं ना, कोई भी चित्र होगी वो कहीं ना कहीं 3 डायमेंशनल नहीं 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन वहीं पे जब आप मूर्ति की बात करते हैं तो मूर्ति हमेशा क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मूर्तियां, जो होता है कला की अपेक्षाकृत क्या होती है, लघु त्रिआयामी रचना होती है। आकार की बात हो रही है, विस्तार की बात। अच्छा, बात करें सामग्री की, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है वास्तुकला में, तो क्या कहा गया, वास्तुकला के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल किया गया कि वास्तुकला में सामान्य हम क्या लगाते हैं, पत्थर का प्रयोग करता है। किसी कोई घर बनाना, आप तो घर बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयोग करेंगे, तो उसकी बात की गई है। तो आप सामान्य पत्थर की बात करते हैं, लकड़ी की बात करते हैं, कांच की बात करते हैं। पुराने समय की बात हो रही है, आज भी तो हम कांच का प्रयोग करते हैं ना घरों में, मिरर वगैरह, शीशे, वो विंडो वगैरह, डोर वगैरह में लगाने के लिए कांच का प्रयोग करते हैं, धातु का प्रयोग करते हैं, रेत का प्रयोग आदि जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, वास्तुकला के लिए हम करते हैं। वहीं पे स्कल्पचर की बात करें यानी कि मूर्तिकला के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इसमें ध्यान समझिएगा। जबकि मूर्ति सामान्यतः एक प्रकार की सामग्री से ही बनी होती है। हो सकता है वह जो मूर्ति है स्वर्ण धातु की बनी हो, वह जो मूर्ति है वो आपकी चांदी की बनी हो, वह जो मूर्ति है वह तांबा की बनी हो, वह जो मूर्ति है वह पीतल की बनी हो सकता है मिट्टी की बनी हो। आप देखेंगे प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता में जो आभूषण प्रयोग किया जाते थे निम्न वर्ग के द्वारा, जो आभूषण प्रयोग किया जाता था तो मिट्टी किए जाते थे, मिट्टी के पके हुए मिट्टी के आभूषण प्रयोग किया जाता था। और जो बहुत ऊंचे लेवल, मतलब जो गढ़ में रहते थे लोग, तो 2 वर्ग पाया गया था हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाऊंगा आपको, तो एक गढ़ बताऊंगा, एक ऊंचा वर्ग और एक नीचा वर्ग। आपने मोहनजोदारो मूवी में भी बहुत अच्छे से देखा होगा, सिक्के वाला कॉन्सेप्ट, एक दरवाजा रहता है बड़ा सा, वही वाली बात है। तो इनको बनाने में क्या क्या लगता है आपने देख लिया। अच्छा, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं, अगर हम बात करें वास्तुकला, तो क्या हो जाएगा, वास्तुकला में अभियांत्रिकी और गणित का अध्ययन समावेशित होता है। इसके लिए विस्तृत और सटीक मापन की आवश्यकता होती है। इसको बात को याद रखना। क्यों, सीधी सी बात है, इंजीनियर होना चाहिए। अभियांत्रिकी मतलब कोई इंजीनियर होगा अभी तो उस चीज को बना पाएगा। कोई अगर किसी को नॉलेज नहीं है घर कैसे बनाता था तो पॉसिबल नहीं, कहीं ना कहीं बिगाड़ देगा। और एक गणित का अध्ययन बहुत जरूरी है। गणित का अध्ययन मतलब कितना लंबाई लेना है, कितना चौड़ाई लेना है, कितना ऊंचाई का घर बनाना है, तो उसके लिए गणित की जरूरत पड़ती है। तो वही कहा गया कि वास्तुकला में अभियांत्रिकी और गणित का अध्ययन समावेशित होता है। इसके लिए विस्तृत और सटीक मापन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल यहाँ पर सब का है। अच्छा, लेकिन वहीं पे मूर्तिकला में बात करें, हम मूर्तिकला में बात करें कैसा सिद्धांत होता है उसका, तो हम कह सकते हैं कि मूर्तिकला में रचनात्मकता पाई जाती है, मतलब क्रिएटिविटी पाई जाती है। कितने, देखो हर कोई व्यक्ति मूर्ति नहीं बना सकता, जरूरी नहीं कि मैं मूर्ति बना सकूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या आप बहुत अच्छे मूर्तिकार हो ऐसा जरूरी नहीं। तो वही कहा गया कि मूर्तिकला में रचनात्मकता होनी बहुत जरूरी। रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। आप जितने अच्छे क्रिएटिव होंगे, जितनी अच्छी क्रिएटिविटी आपके अंदर पाई जाएगी, उतना अच्छे आप कहीं ना कहीं आर्टिस्ट कहलाते हैं। और साथ ही साथ कल्पना का समावेश होना चाहिए। आप कितने अच्छे इमेजिनेशन कर सकते हैं, मतलब आपकी इमेजिनरी जो पावर है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी अच्छी है। वही लिखा कि कल्पना का समावेश होता है और यह सटीक मापन पर बहुत अधिक निर्भर
नहीं होती है और यह सटीक मापन पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होती है। मतलब इससे कोई लेना देना नहीं कि उसका मेजरमेंट कितना होगा, कितना लेंथ होना चाहिए, कितना ब्रेथ होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं होता किसमें, मूर्ति कला में। लेकिन हाँ, इन सब का लेन देना किसमें होता है, आपका वास्तुकला में होता है। ये डिफरेंस पाई जाता है। अच्छा, एक लास्ट डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमने कहा ताजमहल या फिर हमने कहा लाल किला, आप देख रहे हैं ताजमहल और लाल किला बढ़िया तरीके से, लाल किला, ताजमहल आदि की बात कर रहे थे, ठीक है। और इधर की बात देखिए, उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर याद आता है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, या फिर यहाँ पर देखिएगा तो नटराज की मूर्ति हो गई, यहाँ पर नटराज की मूर्ति हो गई, है ना, नर्तकी की कांस्य मूर्ति हो गई। ये दोनों चीजें हैं, तो इन चीजों को देखिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल आपके स्क्रीन पर देख रहे हो। जैसे ताजमहल आप देख रहे हैं, लाल किला देख रहे हैं, या फिर ये नटराज की नर्तकी, ये नटराज की मूर्ति देख रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किनका एग्जाम्पल है, सारी की सारी चीजें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकल कर आ जाती है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। किनका एग्जाम्पल सेट करते हैं, ये एग्जाम्पल सेट करते हैं वास्तुकला का। इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल सेट करते हैं वास्तुकला का एग्जाम्पल कहीं ना कहीं सेट करते हुए नजर आते हैं। और जो आपकी नर्तकी की बात कर रहे हैं, उस नर्तकी का भी मैं फोटो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उस नर्तकी की बात कर लेते हैं। लेट मी शो यू, शायद मेरे पास अभी नर्तकी आगे मिल जाएगा आपको। नर्तकी की भी हम फोटो यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें निकल के आती है। ये वास्तुकला का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखता है। और ये कहीं ना कहीं आपकी जो नटराज देख रहे हैं, यहाँ पर मुद्रा देख रहे हैं, शिव जी की नृत्य मुद्रा है ना, गुस्से वाले, ये शिव तांडव भी कह सकते हैं कि शिव तांडव की मुद्रा भी ये है। कहीं ना कहीं नटराज की जो मूर्ति देखने को मिलता है, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब और अच्छे से हमें पढ़ना है तो कहीं ना कहीं इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा कि हम कितने तरीके से भारतीय वास्तुकला को पढ़ेंगे। तो कोई भी तरीका होता है, कोई भी प्रकार की बात करें तो कहीं ना कहीं बेसिकली 3 प्रकार ही निकल के आते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो सबसे 3 प्रकार की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार बहुत कॉमनली है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा 3 प्रकार। जिसमें से एक प्रकार निकल के आता है आपका प्राचीन काल। प्राचीन काल, प्राचीन काल की बात करेंगे। अच्छा, यहीं पर आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा आपका मध्यकाल। क्या आ जाएगा यहीं पर, एक आपका देखिए क्या मिलेगा, मध्यकाल निकल कर आ जाएगा। एंड नाउ तीसरा आ जाएगा आपका आधुनिक काल निकल कर आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, आधुनिक काल निकल कर आ जाता है। अच्छा, यहां पर ना केवल हम भारतीय वास्तुकला की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहां पर ना केवल हम भारतीय वास्तुकला की बात करेंगे, इसके साथ ही साथ यहां पर हम मूर्ति कला की भी बात करेंगे। किसकी, मूर्ति कला की भी बात करेंगे। और साथ ही साथ यहां पर हम मृदभांड की भी बात करेंगे। चाहे प्राचीन काल हो तो प्राचीन काल में मूर्ति कला कैसी थी, प्राचीन काल में कौन कौन सी मूर्तियां पाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। अब मृदभांड से भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल में मृदभांड कैसे थे, है ना, मध्यकाल में मृदभांड कैसे पाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन होता है। एंड आधुनिक काल में फिर मिट्टी के बर्तन क्या हुए, बदले, या कुछ उसमें कुछ नए धातु का प्रयोग किया गया। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ेंगे, एक एक करके समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में हम क्या क्या या किन किन कलाओं की बात करेंगे। तो प्राचीन काल में सबसे पहले हम जिस कला की बात करेंगे उसका नाम है हड़प्पाई कला। हड़प्पाई कला की बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पाई कला क्या होता है, इसके सारी डिटेल्स पर डालेंगे आज की क्लास में हम, ठीक है। फिर हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य कला। मौर्य कला के बाद हम पढ़ेंगे यहां पर मौर्योत्तर कला। मौर्योत्तर कला की बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गुप्त कला या गुप्त काल कला। गुप्त काल की कला क्या थी, गुप्तोत्तर काल की कला भी यही पढ़ेंगे, है ना, या वाली देते हैं गुप्तोत्तर काल की, यहीं पे हम पढ़ लेंगे। गुप्तोत्तर कला पढ़ेंगे। और
एक छोटा सा डिस्कस करेंगे हम, वो रहेगा हमारा दक्षिण भारतीय कला को हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे हम दक्षिण भारतीय कला, इसको डिस्कस करने वाले दक्षिण भारतीय कला। इन चीजों को हम पढ़ेंगे तो 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर और 4 लेक्चर में पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा हमारा कौन सा, प्राचीन काल। 4 लेक्चर में हमारा पूरा प्राचीन काल हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, डन कर ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारा मध्यकाल। मध्यकाल में क्या हो जाएगा, मध्यकाल में 2 ही चीजें देखने को मिलेगी। मध्यकाल में 2 चीज मिलेगी, एक हमें मिलेगा दिल्ली सल्तनत मिलेगा। क्या मिलेगा, एक दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे वास्तुकला कैसी थी, उनकी मूर्ति कला कैसी थी और उनके मृदभान कैसे प्रयोग होते थे। और यहीं पे हम पढ़ेंगे दूसरा मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत में वास्तुकला कैसे बदली, मतलब प्राचीन काल से कुछ बदलाव देखने को मिला, प्राचीन काल से मूर्ति कला में कुछ बदलाव देखने को मिला, प्राचीन काल से कुछ मृदभांड में बदलाव देखने को मिला। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे ही आधुनिक काल में पहुंचेंगे तो यहां पर भी 2 भाग पढ़ते हैं। एक हम पढ़ेंगे इंडो गॉथिक शैली। बहुत सारे लोग पहली बार नाम भी सुनोगे, लेकिन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और एक आ जाएगा नव रोमन शैली। एक पढ़ेंगे इंडो गॉथिक शैली क्या है, और एक हम पढ़ेंगे नव रोमन शैली क्या है, इनके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा आपका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है इसका, आपका वास्तुकला का, मूर्ति कला का और मृदभांड का। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो टोटल 4 लेक्चर यहां जाएंगे, 3 से 4 लेक्चर यहां कंप्लीट होगा और 3 से 4 लेक्चर वहां जाएगा। तो लगभग 10 से 12 लेक्चर में हम क्या कर पाएंगे, पूरा हम क्या पढ़ पाएंगे, आपका चैप्टर 1 पूरा डन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डन करेंगे। फिर चैप्टर 2 की तरफ चलेंगे, शिलालेख, स्तंभलेख, अभिलेख, फिर चित्रकलाओं की तरफ चलेंगे। एंड फिर चित्रकलाओं के बाद हम कहा चलेंगे, आपके बहुत अच्छे से आप जानते हैं हस्त शिल्प की तरफ चलेंगे। डन है, बिल्कुल सभी को डन होगा, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। तो फटाफट हम क्लास को शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो हड़प्पाई कला और वास्तुकला की बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की कलाओं का प्रयोग किया जाता था, किस प्रकार से देखने को मिलता था, चूंकि आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरा हड़प्पा सभ्यता पढ़ चुके हैं, पूरा मोहनजोदारो पढ़ चुके हैं, है ना, कालीबंगा, लोथल जैसे शब्दों को आपने वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, अन्नागार जैसे शब्दों को पढ़ा है। बस छोटा सा एक रिवीजन के रूप में ये क्लास मान के चलिएगा, जिन्होंने ये पूरा हिस्ट्री पढ़ रखा होगा तो और अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है ईसा पूर्व 3री आपके सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था। क्योंकि बहुत अच्छे से पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड एक तरह की सभ्यता थी, एक ऐसा सिविलाइजेशन था जहां पर आज की सिविलाइजेशन जितना ही डेवलप था, बिल्कुल 19-20 का ही अंतर रहा होगा, बाकी सारी चीजें वहां पर पाई जाती थी। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि सिंधु तट पर एक समृद्ध सभ्यता का क्या हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, जो आगे चलकर उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत के विशाल भाग में क्या हुई थी, फैल गई थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता था। आपको पता होगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर बात करूं कि किस प्रकार से इनको देखने को मिला, तो वो समझते हैं। तो देखिएगा, हमने कहा यहां पर जो ये जो सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी, कहां पर फैली हुई सभ्यता थी, तो आगे चलकर ये उत्तर पश्चिम सभ्यता थी, जो थी कहां थी, एक तो उत्तर पश्चिम थी और पूरी तरह पश्चिम भारत में यहां पर फैली हुई थी। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया, योग्योत्तर योग्य पश्चिम, यानी कि ये जो सभ्यता थी पूरी तरह से कहां पर बसी हुई सभ्यता थी, ये सभ्यता यहां से इस तरफ वाले भाग में, ये उत्तर पश्चिम वाला बेल्ट पूरा ये है, ये जो आप सभ्यता देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी सभ्यता यहां पर देखने को मिलती थी, यहां पर ये इस पूरे भाग में, और इस पूरे भाग में कहीं ना कहीं ये सभ्यताओं का विद्यमान था। पूरा पश्चिम बोल सकते हैं आप, क्योंकि गुजरात में भी बहुत सारे अवशेष देखने को मिलते हैं हमको। ये पूरा का पूरा जो भाग था, ये पूरा जहां पर मैं पूरा कलर कर रहा हूं, ये पूरा पूरा भाग जो है आपको कहीं ना कहीं किस पे था, हड़प्पा सभ्यता का बेस था, यहां पर देखने को मिलता था। फिर क्या लिखा था, जीवांत कल्पना और कलात्मक संवेदनशील इस प्राचीन सभ्यता की विशिष्टता थी, जो उत्खनन स्थलों पर पाई गई। अनेकों मूर्तियां, मोहरे, मृदभांडों,
आभूषणों आदि से प्रकट होते। मतलब हमें ये पता चला कि ये बिल्कुल डेवलप्ड शहर कैसा था, बिल्कुल ये सिविलाइजेशन कितना डेवलप कैसे था, जब हमने यहाँ पर क्या क्या खुदाई की। खुदाई करने के बाद ये पता चला कि वहाँ पर बहुत सारी हमको मूर्तियां मिली, कुछ तांबे की मूर्तियां मिली, कुछ मिट्टी की मिली, बहुत सारी धातुओं की मिली। फिर मोहरें बहुत सारी देखने को मिला हमको, बहुत सारे मृदभांड हमको देखने को मिले। इस तरीके के हमको बहुत सारी कलाकृति मिली है जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये सब लकड़ी के बने हुए हैं, सब मिट्टी के बने हुए चीजें ये मिला हमको, आभूषण मिले बहुत सारे। इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल थे, एक हड़प्पा था और एक मोहनजोदारो शहरी नियोजन के आरंभिक और सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक थे। मोहनजोदारो भी एक बहुत समृद्ध शहर के रूप में था और आपका हड़प्पा भी था। इनके इनसे जुड़े बाकी जो स्थान थे वो कुछ गांव के रूप में देखने को मिलते थे, कुछ शहरों के रूप में। लेकिन जो सबसे बड़े दो नगर थे, वो दो नगर कौन से, एक हड़प्पा था और एक मोहनजोदारो था, जो प्रारंभिक शहरी नियोजन के रूप में जाना जाता था। फिर क्या लिखा, सड़कों का जो नियोजन था, नियोजित नेटवर्क, मकान, जल निकास प्रणाली इस युग के दौरान विकसित नियोजन और अभियांत्रिकी कौशल का प्रमाण मिलता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस युग में जो घर मिलते थे, यहाँ पर आपको जो चीजें देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपसे घर की बात करूं तो घर कैसे, जैसे आज देखिए, आज हमारे पास सड़कें पाई जाती हैं, तो जो सड़कें आज पाई जाती वही सारी सड़कें उस समय भी पाई जाती थी, देखने को मिलती थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ गए सभी, बढ़िया। तो यहाँ पर जो थी पूरे शहरी आज की तरह से, आज हम रहते हैं ना वैसे ही हमारी तरह सड़कें थी, वहां पे पक्की, है ना, पक्की नालियां थी, घर थे, दो दो मकान के, दो दो इमारतों के घर थे। जैसे आज, अब आज अलग बात है कि 40-50-100 मंजिल के पाए जाते, उतने तो नहीं रहेंगे, उतनी भी डेवलप कंट्री थी, लेकिन डेवलप यहाँ पे सभ्यताएं देखने को हमको मिल जाती है, हड़प्पा सभ्यता की कला। ठीक है, और इस कला के साथ हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे स्थल जो हमारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमारे आपके लिए जानकारी में रखते हैं। उसके पहले मैं कुछ आपको चीजें बताता हूं कि जहां पर हड़प्पा सभ्यता पाई जाती थी वहां पर किस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी, किस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिलती। तो दो तरीके की हड़प्पा सभ्यता में दो तरीके की चीजें मिलती थी। अब मैं इसको, रुकिएगा, ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो जैसे कि आपने मूवी में देखा, अगर मोहनजोदारो आपने देख रखा होगा तो बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे। वहां पर दो तरीके के गढ़ पाए जाते थे। कैसे, देखो, दो तरीके के गढ़ कैसे पाए जाते थे समझिएगा। एक ऐसा गढ़, ऐसा था, दो तरीके के गढ़ बताए गए वहां पर, दो तरीके के गढ़ बताए गए, जिसमें से एक ये था, इसको गढ़ कहा जाता था। ये ऊपर जो था इसको गढ़ कहा जाता था, यानी कि ये ऊपर का भाग क्या था, ये ऊपर का भाग था। ठीक है, और यहां पर देखेंगे तो ये था नीचे का भाग, नीचे का भाग, जिसको अपन कह सकते थे निचला शहर, नीचे का भाग जिसे हम क्या कह सकते थे, निचला शहर के नाम से जानते थे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक होता था गढ़ जो ऊपर का भाग होता था, एक होता था आपका नीचे का भाग जिसको निचला शहर कहते थे। यानी कि जो श्रमिक वर्ग रहते थे, श्रमिक मतलब जो काम करने वाले लोग, श्रमिक में सफाई कर्मचारी, नालियां साफ करने वाले, सामान बेचने वाले, जो छोटे मोटे व्यापारी हुआ करते थे, वो सभी कहाँ रहते थे, इस वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में रहा करते थे। ये वाले हिस्सा, ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, पूरा का पूरा निचला शहर में आता था ये। और यहाँ के बाद जो लोग यहाँ पर निवास करते थे, ये ऊपर वाले हिस्से में, इसको गढ़ कहा जाता था, ऊपर का हिस्सा। और ऊपर के हिस्से में कौन रहते थे, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर ऊंचे गढ़ थे, उस जिसको यहाँ पर दुर्ग कहा जाता था, जिसके यहाँ पर दुर्ग यानी कि किला कहा जाता था। आप देखना होगा कि जो ऋतिक रोशन की मूवी, उसमें एक सिक्का दिखाया जाता है, उसके चाचा या कौन रहते तो बोलते हैं ना, जब तक जीवन मरण की बात ना हो तब तक ये मत निकालना। तो एक सिक्का रहता है चौकोन, मैं आपको उसका नमूना भी दिखाऊंगा अभी आगे, वो सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो उस सिक्के की, जब वो सिक्के यहाँ पर गेट पर दिखाता है तब उसको अंदर जाने दिया था। तो एक सिक्का हुआ करता था जो एक तरीके का परमिट हुआ करता था वीआईपी लोगों के एंट्री का। तो यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे,
जो समय के बड़े बड़े लोग रहा करते थे वो यहाँ पर रहा करते थे, यानी कि यहाँ पर अन्नागार पाया जाता था, प्रशासनिक भवन पाए जाते थे। कहाँ पर? ये ऊंचे निवास में प्रशासनिक भवन पाया जाता था, है ना। स्तंभ होते थे, हॉल होते थे, बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, बहुत बड़े स्नानागार हुआ करते थे। कहाँ पर? यहाँ पर। लेकिन इनको वहां तक जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी, अगर जाते हुए थे तो सिर नीचे करके जाया करते थे। अगर मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मूवी मोहनजोदारो के जो ये नीचे का आप सीन देख रहे हैं, ये पूरा जो इमारत आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी जो इमारतें आप यहाँ पर बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही है। जो इमारतें हैं ये श्रमिकों के लिए है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये श्रमिकों के लिए बनाई गई थी, श्रमिकों के लिए बनाया गया ये घर था। यहाँ पर लोग रहा करते थे, यहाँ पर लोग अपना मजदूरी या दिहाड़ी करते थे। यहाँ पर देखेंगे ये प्रधान थे, प्रधान के कुछ लोग थे जो उनके साथ काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, कह सकते थे, है ना। वहां पे देखा होगा हाथ खोले हाथ मुट्ठी बांधे वाला सीन। तो ये ऊंचे भाग में रहने वाले लोग हुआ करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हड़प्पाई सभ्यता जो थी दो भाग में बटी हुई थी, एक आपके ऊंचे भाग में और एक आपके निचले भाग में यहाँ पर देखने को आपको मिलता था। ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो निचले भाग दिखते थे, यहाँ पर और क्या क्या पाया जाता था इस निचले भाग में? विशेषकर 2 मंजिल होती थी, मतलब अधिकतम इनकी मंजिलें कितनी हुआ करती थी? 2 मंजिलें हुआ करती थी। इनके जो मकान हुआ करते थे 2 मंजिल के हुआ करते थे, मंजिल 1 मंजिल 2, 2 मंजिलों के मकान हुआ करते थे। और निचले मंजिल पर यहाँ पर इस बेस में निचले मंजिल पर कुएं पाए जाते थे। यहाँ पर क्या पाए जाते थे? बहुत बेसिकली यहाँ पर कुएं पाए जाते थे। कुएं के साथ साथ यहाँ पर खुद के कुएं होते थे भवन के, और स्नानागार हुआ करते थे। कहाँ पर? यहाँ नीचे तरफ पाए जाते थे। हर घर में खुद के निजी कुएं पाए जाते थे, खुद के स्नानागार पाए जाते थे जहाँ से वो पानी या नहाने धोने का काम करते थे। और जिस तरफ इनका गेट होता था, मतलब इनके घर का जिस तरफ गेट होता था, उस गेट के जस्ट अपोजिट, उस गेट के जस्ट अपोजिट तरफ रोड हुआ करता था। गेट के जस्ट अपोजिट तरफ उसके रोड हुआ करते थे। उनका ऐसा मानना था कि गेट जो है रोड की तरफ नहीं, कुछ उनका अपना रहा होगा वास्तु, तो रोड की तरफ वो गेट नहीं खोला करते थे। रोड के अपोजिट तरफ उनका गेट, गलियों से उनका गेट हुआ करता था। मेन रोड में उनके गेट नहीं, बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी। आप इस मूवी में भी देख सकते हैं, ये जो है ना, ये बड़ी बड़ी दीवारें, यहाँ पर गेट मतलब निकलने के लिए गलियां हुआ करती थी। इस गली के अंदर घर पाए जाते थे, इस गली के अंदर दरवाजे हुआ करते थे। मेन रोड में कोई भी दरवाजे नहीं पाए जाते थे। तो ये था हड़प्पा सभ्यता में छोटा सा एक इंफॉर्मेशन। अब समझते हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ बातें। जैसे यहाँ पर लिखा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी पुरातात्विक प्राप्तियां। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई और कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ते चलेंगे, एक एक करके देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते कहानी फटाफट तरीके से शुरू करें विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, सबसे पहले लिखा हड़प्पा, जो आज वर्तमान में कहां पर है, वो वर्तमान की स्थिति भी लिखी गई है। पहले कहां था उससे मतलब नहीं, आज वर्तमान में वो कहां, वो लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि हड़प्पा, सबसे पहला पॉइंट, हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करें हड़प्पा, जो कहां पर है आज? हड़प्पा एक्चुअली पाकिस्तान रावी नदी के तट पर, आज वो नदी रावी नदी कहलाती है, जो पाकिस्तान में एक हिस्सा था, वो हड़प्पा वहां पर। या आप हड़प्पा की कुछ चित्र भी देख सकते हैं, हड़प्पा कैसा दिखता था। आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर। ये हड़प्पा सभ्यता थी। ये निचला इलाका था और ये आपका ऊंचा इलाका था। जो ऊंचे मतलब जो गढ़ था, वो गढ़ में यहाँ पे लोग रहते थे। और ये पुराना पूरा शहर दिखाए गए, किस प्रकार से शहर। ये बीच बीच में नालियाँ देख रहे होंगे आप, ये दरवाजे देखो साइड से, मेन रोड में दरवाजे नहीं है, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो क्या लिखा? विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें थी। फिर क्या लिखा? लिंग और योनि के पाषाण प्रतीक यहां से मिलते हैं। मातृ देवी की एक मूर्ति यहां से मिलती है। लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, उसके बाद पासा मिलता है यहां से, आपके ताम्र तुला मिलता है और दर्पण यहां से मिलता है। कहां से? हड़प्पा से। तो क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा से, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा से निम्न में से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी? 3 वस्तुएं इसमें दे सकता है। एक वस्तु यहाँ कहीं से देगा, मोहनजोदाड़ो जो वस्तु प्राप्त हुई होगी वो यहाँ से नहीं मिली होंगी। इस प्रकार से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। और मेंस में लिखने के लिए, हड़प्पा में लिखने के लिए आ जाएगा तो 3 मार्क्स में आप क्या चीज लिख सकते हो? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है 3 मार्क्स में लिखने के लिए, कि एक तो पाकिस्तान रावी नदी के तट पर स्थित था। फिर क्या लिखा है कि विशाल चबूतर वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें पाई जाती थी। लिंग वहां पे और योनि के पाषाण प्रतीक हमको मिलते हैं। फिर मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ पिसते हुए मिलता है हमको। पासा मिलता है, ताम्र तुला मिलते हैं और दर्पण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या मिलता है? कांस्य धातु की बनी हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की एक मूर्ति भी मिलती है। हिरण का पीछा, आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखा होगा कि एक उसको बार बार हिरण दिखा करता है। एक्चुअली वो हिरण
जो कहानी वो यहाँ की मोहनजोदारो की कहानी नहीं है, एक्चुअली वो हड़प्पा की कहानी, उसे थोड़ा सा सब मिश्रण करके दिखा दिया गया है, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। जो एक सिंग वाला आपको हिरण मिलता है वो ये हिरण के बारे में पीछे करते हुए कुत्ते की मूर्ति मिलती है। और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष धड़ खुदाई में क्या होता है, प्राप्त किया गया था। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। ये जो यहाँ पर पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पॉइंट को याद रखना। क्या लिखा है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ पुरुष धड़। लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष का जो धड़ है वो कहाँ मिलता है, खुदाई मिलता है। ये सारी चीजें कहाँ मिलती है, हमको हड़प्पा से प्राप्त होती है। हमने यही भी पढ़ रहे कि पुरातात्विक प्राप्तियां कुछ पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमको यहाँ पर रिसीव हो, जो हम खुदाई में हमें मिला, वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर क्या लिखा, मोहनजोदारो से क्या क्या प्राप्त हुआ उसको भी देख लेते हैं। सभी देखिए फटाफट। हाँ जी, बढ़िया। एक क्वेश्चन आया था, वो बाद में बात करते हैं। हमने कहा यहाँ पर कि मोहनजोदारो पाकिस्तान जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। देखिए ये किस नदी पर था, रावी नदी के तट पर था। मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से क्या मिलता है हमें, एक गढ़ी मिलती है। गढ़ी मतलब गढ़ मिलता है बड़ा सा, ये गढ़ जो आप देखोगे ये बड़ा सा गढ़ वहां पे मिलता है, मोहनजोदारो में भी। फिर बृहत स्थानागार मिलता है वहां पर हमें, साथ में बृहत अन्नागार भी मिलते हैं कि जहां पे अन्न स्टोर किए जाते थे। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिलती है, ये भाई साहब देख सकते हैं आप, दाढ़ी वाले पुजारी महोदय मिलते हैं आपको। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति, ये नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति आप देख सकते हैं, ये मिला था, है ना। और आपके पशुपति मोहर मिलती है, ये जो आप पशुपति जी की मोहर देख रहे हैं ये मिलती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया पशुपति मोहर से। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा यहां पर क्या मिली, पशुपति की मोहर मिली। इस मोहर की डिटेल, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, क्या क्वेश्चन बना हुआ है कि पशुपति की जो मोहर है उसमें कितने जानवरों का उल्लेख मिलता है। कितने जानवरों को, दो क्वेश्चन है, कितने प्रकार के जानवरों का उल्लेख मिलता है और कितने जानवरों का उल्लेख मिलता है। देखिए अगर इस मूर्ति का आप देखेंगे तो इस मूर्ति में क्या क्या चीजें, एक तो यहां पर अगर आप देखें, इसको थोड़ा मैं डिटेल से समझा देता हूं आपको। एक तो इनकी मूर्ति में एक व्यक्ति दिखाया गया है। ये जो बीचों बीच में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये कोई मानव को दिखाया गया, या हो सकता है या किसी देवता को दिखाया गया, देवता को दिखाया गया जिन्होंने जिन्होंने तीन सिंग वाली एक मुकुट पहन रखी, जिन्होंने तीन सिंग वाली क्या कर रखी, एक मुकुट पहन रखी। अच्छा, अब समझिएगा, इसके बाएं तरफ, इसके दाएं तरफ और इसके नीचे तरफ। तो नीचे तरफ देखेंगे तो ये जो दो आप देख रहे हैं, ये दो हिरण को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया, दो हिरण का उल्लेख यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। नीचे तरफ इनके आसन के नीचे दो हिरण का उल्लेख मिलता है, जबकि बाएं तरफ की बात करेंगे, इसके लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो एक हाथी और एक बाघ का उल्लेख मिलता है। ये बाघ देख रहे होंगे, अरे कि हाथी, ये हाथी दिख रहा है आपको, ये हाथी दिख रहा होगा और ये बाघ दिख रहा होगा। तो मूर्ति के बाएं तरफ एक बाघ मिलता है और एक हाथी का उल्लेख मिलता है। इसके नीचे कौन मिलते हैं, दो हिरण का उल्लेख मिलता है। और इधर देखेंगे तो इधर इधर इसको देखेंगे, ये गेंडा है, ये गेंडा का उल्लेख मिलता है। और ये देखेंगे, ये भैंस का उल्लेख यहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, समझ में आए। तो ये जो पशुपतिनाथ की मोहर है, इसमें पूछा कितने प्रकार के जानवरों का उल्लेख मिलता है, तो कितने प्रकार, 5 प्रकार के जानवरों का उल्लेख मिलता है। एक बाघ है, एक हाथी है, एक गेंडा है, एक भैंस और एक हिरण मिलते हैं। कुल कितने जानवरों का उल्लेख मिलता है, तो 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 हिरण देखने को आपको मिलते हैं। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये मानव या कोई देवता को दर्शाया गया है। ऊपर यहाँ पर उनकी लिपि में कुछ लिखा हुआ है जो अभी तक अपठित है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मोहर में लिपि मिली, जितनी भी कुछ लिपि वहां पे लिखी मिली, उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका, उसे आज तक समझा नहीं जा सका। और उन लिपियों को क्या कहा जाता था, उनको चित्रात्मक या चित्राक्षर लिपि के नाम से जाना जाता था। जितनी भी उनकी मोहरें थी, उन मोहरों में जो लिपि थी वह चित्राक्षर लिपि के रूप में जानी जाती थी, जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि ये लिपि जो थी पहले ऐसे लिखी जाती थी। इसके लिखने का तरीका था आपका, दाएं से बाएं लिखी जाती थी और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। वो ऐसा लिखा करते थे, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, ऐसा लिखा करते थे। मतलब राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट। जैसे हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। और या फिर फारसी जाएंगे तो आपका राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखते थे, ये ऐसे लिखा करते थे, यहाँ से लिखते थे ऐसे, जहां पे खत्म फिर उसी के नीचे से ऐसा लिखना शुरू कर देते थे। तो इस हिसाब से भी हो सकता है कि इन लिपियों को पढ़ने में थोड़ा सा हम अक्षम रहे हो या जो भी रहा होगा। तो ये चीज देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक मूर्ति और मिलता है,
यहाँ पे एक नर्तकी की मिलती है, यहाँ पे नहीं, नर्तकी की कांस्य मूर्ति अगर आप देखोगे इस नर्तकी की कांस्य मूर्ति को ध्यान से, तो बहुत सारी चीजें इसमें आपको निकल कर आएंगी। जैसे एक तो इनके एक हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है, और इसकी जो एक नृत्य मुद्रा है, इस मुद्रा को जो नाम दिया गया वो त्रिभंग नृत्य मुद्रा कहा गया। नाम याद रखिएगा, नाम क्या रखा गया? त्रिभंग, त्रिभंग नृत्य मुद्रा कहा गया। इनकी नृत्य मुद्रा को क्या कहा गया? त्रिभंग नृत्य मुद्रा के नाम से जाना गया। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस मूर्ति को खोजा किसने, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस मूर्ति को खोजने का श्रेय जाता है, ये जाता है आपका ऑर्नेस्ट मैके को जाता है। इनको जाता है ऑर्नेस्ट मैके को जाता है, जिन्होंने 1926 में इसे खोजा था इस मूर्ति को। और ये कौन थे? एक बहुत फेमस ब्रिटिश पुरातत्वविद थे। कौन? ऑर्नेस्ट मैके जो थे एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, जिन्होंने 1926 में इस मूर्ति को कहां से निकाला था? मोहनजोदारो की खुदाई से निकाला था। तो ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट्स हो गया, एक पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। आगे समझते हैं कुछ और प्राप्तियां जो हमें प्राप्त हुए यहां से। उनमें से अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट आता है यहाँ पर लोथल, जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारा ये है लोथल। लोथल आज प्रेजेंट में कहाँ है? गुजरात में है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से क्या क्या था? लोथल किसके लिए जाना जाता था? एक तो आपका समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण स्थल था। वहां से जो भी आयात निर्यात किए जाते थे, क्योंकि नदियों के माध्यम से होता था। हमने मूवीज में भी देख रखे हैं, वहां पे बड़े बड़े नाव का भी जिक्र दिखाया गया और हमें मूवीज में दिखाया भी गया है बड़े बड़े नाव के बारे में। फिर लिखा है वहां पर कि गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा मतलब क्या है? जो जहाज बनाने का स्थान था, वहीं पे गोदीवाड़ा था। कभी 3 मार्क्स में लिखने के लिए आ जाते हैं, इस पॉइंट को याद रखना। गोदीवाड़ा याद सब रखना है। गोदीवाड़ा है क्या? गोदीवाड़ा जो है गुजरात में स्थित एक स्थान था जहां पर जहाज बनाए जाते थे, समुद्र पानी के जो जहाज बनाए जाते थे, तो वो उसको गोदीवाड़ा कहा जाता था। यहीं पे धान की भूसी भी हमको मिलता है, बहुत सारी अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, साथ ही साथ चित्रित मृदभांड मिलते हैं, आधुनिक शतरंज मिलते हैं। शतरंज देख रहे हैं आज जो हम खेलते हैं, ये शतरंज का प्रमाण पहले कुछ ऐसा देखने को मिलता था। पहले हमें ऐसे शतरंज देखने को मिला करते थे। ये प्रमाण है कहीं ना कहीं शतरंज का भी कि भाई प्राचीन काल में लोग शतरंज भी खेला करते थे। घोड़े और जहाज के टेराकोटा भी वहां पर देखने को मिलते हैं, टेराकोटा आकृति मिलती है। अच्छा, क्वेश्चन ये कि टेराकोटा क्या था? हाँ जी, तो टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा आकृति का मतलब होता है, टेराकोटा मतलब समझ लीजिए, टेराकोटा शब्द में समझ लीजिए टेराकोटा क्या होता है। तो टेराकोटा शब्द का मतलब होता है एक तरीके से पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी। अब इसका कोई ईंट हो सकता है, कोई आभूषण हो सकता है, कोई मोहर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसे टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा की आकृति जो 45 डिग्री में, 90 डिग्री में, 180 डिग्री का कोण मापने का उपकरण भी पाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये लोथल से मिलता है। तो लोथल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका? ये गोदीवाड़ा याद रखिएगा। अच्छा, यहीं पे देखेंगे, यहीं पे आपको एक ये भी मिलता है, ये हल, ये धान की भूसी और अग्नि वेदिकाएं मिलती है ना। अब यहीं पे और क्या मिलता है? फिर आता है जो 4th नंबर स्थल था, 4th नंबर स्थल ये निकल के आता है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से हमें क्या क्या मिलता है? तो राखीगढ़ी जो आज प्रेजेंट में हरियाणा में है। कहां पर? आज प्रेजेंट में हरियाणा में है। ये जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। ये जो राखीगढ़ी था, ये सिंधु सभ्यता का, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। जहां पर क्या प्राप्त हुए हमको? विशेषकर हमको अन्नागार मिले, विशेषकर हमको कब्रिस्तान मिले हमको। ठीक है, नालियां वहां पे देखने को मिली हमें, टेराकोटा की ईंटें बहुत मिली, मतलब पकी हुई ईंटें हमको मिली वहां पर। और इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्ट से भी, कि भाई हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी के रूप में किसे माना जाता था? तो ये राखीगढ़ी को कहा जाता था, जो प्रेजेंट में कहां पर है? हरियाणा वाले स्थान में देखने को मिल जाएगा। ये भी हमको यहाँ से हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ हमें क्या मिलता है यहाँ पर? देखिए, राखीगढ़ी के बाद, राखीगढ़ी का अगला आता है हमारा रोपड़। रोपड़ जो आज प्रेजेंट में पंजाब में है। और एक नीचे यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपका बालाथल पढ़ेंगे और कालीबंगा पढ़ेंगे। तो पहले लिखा है रोपड़। रोपड़ मतलब जो प्रेजेंट में आपका कहाँ पे? पंजाब में। क्या लिखा है कि यह पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ अंडाकार गड्ढे में मानव शव के
मानव शव के साथ दफन कुत्ते और तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं। और आजादी के बाद खोजी गई यह पहली साइट थी। मतलब जो पूरा सभ्यता था, उस सभ्यता में सबसे पहला जो खोजा गया था, सबसे पहले जो जांच की थी वो रोपड़ को ही खोज गया था। मतलब कह ले कि अगर हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला कोई स्थान खोजा गया था तो वह कौन सा था? वह रोपड़ वाला स्थान ही था, जहां से हम चीजों को निकाल पाए, जहां से हम चीजों को क्या कर पाए थे, जान पाए थे, चीजों को देख पाए थे। ये वो चीज यहाँ पर निकल कर आती है और यहाँ पर देखने को आपको हमको मिलता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे की बात कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये तांबे की कुछ धातु में आप देख सकते हैं, कुल्हाड़ी देख सकते हैं आप, है ना। ये यहाँ पर कुछ साक्ष्य भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो साक्ष्य भी आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, बालाथाल और कालीबंगा जो राजस्थान में आज है, यहाँ से क्या मिला? तो एक तो मिला हमें चूड़ी का कारखाना वहां देखने को मिला, खिलौने बहुत सारे वहां से मिले हमें, ऊंट की हड्डियां मिली, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊंट भी मिलते हैं प्राचीन काल में। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन से जानवर थे जिसका मोहर पे कोई जिक्र नहीं मिलता? लगभग सभी जानवरों का जिक्र मिलता है। एक जो बहुत सुप्रसिद्ध जानवर था जिसका जिक्र नहीं मिलता वो था गाय। तो ये शब्द याद रखिएगा, गाय का जिक्र कहीं पर भी नहीं मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, मतलब मोहरों में उनका कोई भी जिक्र देखने को आपको हमको नहीं मिलता। ठीक है, ये चीज आता है। फिर आता है यहाँ पर कि चूड़ी कारखाना, खिलौने, ऊंट की हड्डियां, अलंकृत ईंटें मिली हमको, गढ़ी मिली, दुर्ग मिला वहां पर। ठीक है, निचला नगर भी मिला जो अभी मैंने आपको समझाया था, और अग्नि वेदिकाएं भी मिलती, कुछ अग्नि मतलब भवन उवन करने वाली कुछ वेदिकाएं भी यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। फिर यहाँ पर आता है, यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे थे जैसे जिसका नाम था आपका सुर कोटता भी था जो गुजरात में है। यहाँ पर क्या मिलता है? घोड़े की हड्डियों का क्या मिला? पहला वास्तविक अवशेष मिला कि इनके पास घोड़े भी थे। ये भी एक अवशेष मिलता है कि उनके उस समय घोड़े भी हुआ करते थे। यहाँ पर मिलता है एक अगला पॉइंट आता है आपका बनावली। बनावली जो आज हरियाणा में, यहाँ से क्या मिला? सूखी हुई सरस्वती नदी पर, जो आज काल्पनिक नदी के रूप में जानी जाती है, वहां पर खिलौने का एक हल मिलता है। ये खिलौने का एक हल यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये खिलौने का हल, ये आप देख रहे हैं, ये खिलौने का हल मिलता है यहाँ पर, ये चीज खिलौने का हल मिलता है। फिर जौ मिलता है आपका, है ना, लाजवर्द मिलता है, अग्नि वेदिकाएं मिलती है, अंडाकार आकार की बस्तियां मिलती है ना, कुछ रेडियल मिलते हैं जिसको अरी कहते हैं, और गलियों वाला एकमात्र नगर मिलता है जहां पर गलियां पाई गई थी, जहां पर गलियों में नगर पाए जाती है। ये एकमात्र नगर था, कौन सा? आपका आपका ये बनवाली था जो हरियाणा में था। ठीक है, ये याद रखना जो इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट्स को हमको क्या करता है, करना है, देखते चलना है, इन पॉइंट्स को हमको समझते चलना है और इस पॉइंट को हमको सीखते हुए चलना है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, सारी चीज आपको क्या मिलती है? सीखने को मिलती है, सारी चीज आपको क्या मिलती है? देखने को मिल जाती है। क्लियर है? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये अंतिम स्लाइड है, इसको भी समझते हैं, फिर पूरा आपका हड़प्पाई कला जो थी वो खत्म हो जाएगी, जो हमको अवशेष मिले वो सारी चीजें हम यहाँ पर डन कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया भैया? यहाँ पर बनावली पढ़ लिया। ये आता है आपका 9th नंबर पे, क्या मिलता है आपका? आलमगीर जो था, आलमगीरपुर जो आज उत्तर प्रदेश में, यहां से क्या मिलता है? यमुना के तट पर, जो मेरठ और उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना गया, वहां पर प्रमुख खोजों में क्या मिले? तांबे के बने हुए कुछ टूटे फलक मिलते हैं, मिट्टी की बनी हुई कुछ वस्तुएं मिलती हैं, और नाद पर कपड़े की छाप मिलती है। ठीक है, नाद पर कपड़े क्या मिलती है? छाप मिलती है। वहीं पे मेहरगढ़ जो आज पूरी तरह पाकिस्तान में बसता, पाकिस्तान मेहरगढ़ उसके लिए भी जाना जाता है, अपने अभिलेख के लिए भी जाना जाता है। कौन सा अभिलेख के लिए? खरोष्ठी अभिलेख के लिए जाना जाता है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको अभिलेख तो वहां पर बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो ये कह लिखा, यह स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना था? अग्रदूत माना जाता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे और तांबे के औजार हमें क्या मिलते हैं? यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कहाँ से? आपके मेहरगढ़ से मिलते हैं। किसके? मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार मिलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें चनहुदड़ों की बात करें, चनहुदड़ो जो भारत का क्या माना जाता है? आपका लंका शायर माना जाता है, जिसे भारत का लंका शायर कहा जाता है। मतलब ये बिन गढ़ वाला अकेला सिंध शहर था, मतलब इसमें कोई भी गढ़ नहीं पाए जाते थे। एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर कोई गढ़ नहीं पाया गया वो था आपका चनहुदड़ो था, जो सिंध शहर का था, और यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर क्या मिलते हैं? आपके मनके बनाने का कारखाना देखने को मिला। यहाँ पर क्या मिलता है? मनके बनाने का कारखाना मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक बार एग्जाम में प्रश्न किया गया था कि लिपस्टिक उपयोग के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहां से देखने को मिलते हैं? तो लिपस्टिक उपयोग के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? चनहुदड़ो से देखने को मिलते हैं। ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। ठीक है, और एक लास्ट जो पॉइंट है यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा, क्या लिखा है आपका? कोट दीजी, जो वर्तमान में आज पाकिस्तान में स्थित है। कोट दीजी में क्या मिलता है? यहां से
तार मिलता है, बैल और माँ देवी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। जो आप यहाँ पे माँ देवी की मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्तियां प्राप्त होती हैं, खुदाई में पाई गई थी। एक सफेद कलर की मूर्ति भी पाई गई थी। अच्छा, एक बात थी, एक बहुत मजेदार बात जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, फिर आज की क्लास में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, उस बात को मैं समझाता हूँ। जो मातृ देवी की मूर्ति पाई गई थी, है ना, याद सुनिएगा कि पहले जो इन्होंने बोला ना टेराकोटा विधि से चीजों को, मूर्तियों को बनाते थे, तो मूर्तियों को बनाने में एक पिचिंग मेथड का भी उपयोग किया जाता था। क्या नाम था उसको? पिचिंग विधि कहा जाता था। लेट मी टेल यू कि पिचिंग विधि क्या होता है। पिचिंग विधि, ये 3 मार्क्स में लिखने के लिए आ सकता है, इस बात को याद रखिएगा। पिचिंग विधि क्या होता है या पिचिंग मेथड के नाम से अगर हम बताएं तो क्या होता है, इसको समझिएगा किस प्रकार से काम करते हैं। तो पिचिंग मेथड जो है, पिचिंग मेथड समझिएगा, आप पहले किसी मूर्ति को बनाने के लिए क्या करते थे, ये कच्ची मिट्टी को पहले पकाया करते थे। कच्ची मिट्टी क्या करते थे, पकाया करते थे, और उसमें एक गैप बना दिया करते थे, होल बना दिया करते थे, और उस होल का अंदर मतलब पूरी तरह खोखली होती थी मिट्टी पकी हुई, और उसके अंदर फिर गर्म मोम डाला करते थे। तो फिर वो आकृति किसकी बनती थी? मोम की आकृति बनकर निकल आया करती थी। तो इस विधि को क्या करते थे, वो पिचिंग मेथड कहते थे, पिचिंग विधि कहते थे। और इसका उपयोग ज्यादातर या अधिकांशतः कहां पर मिलता था? तो इस प्रकार की विधि ज्यादातर आपको गुजरात में देखने को मिलती थी, उस समय गुजरात में देखने को मिलती थी। और गुजरात के अलावा ये जो मिलता था, ये मिलता था आपका कालीबंगा में मिलता था। कहां मिलता था? कालीबंगा वाले जो गुजरात में एक स्थल है, वहां पर देखने को मिलता था। अब पिचिंग मेथड से बनने वाली कौन कौन सी मूर्तियां थी? तो एक मातृ देवी की मूर्ति थी, मातृ देवी की मूर्ति निकल कर आता है, मातृ देवी की मूर्ति निकल कर आ जाता है। अच्छा, वहीं पे देखेंगे सिंह वाले देवता का मुखौटा जो था, वो भी इसी मेथड से बनाया गया था। सिंह वाले देवता का मुखौटा, ये भी इसी पिचिंग विधि से बनाया गया था। ठीक है, जितने खिलौने बनाए जाते थे, जितने खिलौने बनाए जाते थे, ये सभी किससे बनाए जाते थे? पिचिंग मेथड से बनाए जाते थे। तो ये सभी पिचिंग मेथड से बनाए जाते थे। थोड़ा सा याद रखिएगा कि पिचिंग विधि होता क्या है और किस प्रकार से काम करता है। क्लियर है सभी को? बढ़िया। हाँ जी, नाइस। तो ये सारी चीजें आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से मैंने शेयर किया। आई होप आपने आज क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से देखा होगा। तो चलिए, जाने से पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को क्या कर दीजिएगा, आप लाइक कर दीजिएगा प्लीज सभी, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे क्या कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा इसके लिंक को। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मिलेंगे क्लास 2 में इसके आगे के साथ। तो इसको बढ़िया तरीके से लाइक कीजिए और अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको क्या कीजिएगा, फैलाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसकी पीडीएफ आपको हिंदी बाय दुर्गेश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो बीच में क्लास देख रहे होंगे तो उनको बाद में पता चला होगा। जैसे ये देख सके, ये हिंदी बाय दुर्गेश में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और स्टडी आईक्यू के पीएससी वाला चैनल पर भी इसकी क्या मिल जाएगी आपको, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार अपना कमेंट करके बताइएगा कि कुछ और चीजें इसमें ऐड करनी, कुछ नया करना, या क्लास बहुत अच्छी थी, जो भी आपको ठीक लगे आप बड़े अच्छे तरीके से कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।